इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेशक कांग्रेस कमजोर होगी हो, उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगाती रहती है। इन बजटों से कांग्रेस कमजोर हो सकती है, भारत मजबूत हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं इस बजट की भावना क्या है, इस बजट ने क्या दिशा ये देगा और उसके महत्वपूर्ण जो पहलू हैं, मैं उनके ऊपर चर्चा करने के लिए आज आप सबके बीच में आया हूं। सभी हमारे छायाकार मित्र भी हैं, पत्रकार बंधु भी हैं। मैं आप सबके माध्यम से हरियाणा के नागरिकों के सामने, हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों के सामने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3.0 सरकार का जो ये दूसरा बजट प्रस्तुत हुआ है, इस बजट से हरियाणा पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभावों को भी मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, क्योंकि लगातार हमारे विपक्षी साथी, उन्होंने शायद इस बजट को ध्यानपूर्वक नहीं देखा। ध्यानपूर्वक इसलिए भी नहीं देखा, शायद देखा भी हो ध्यानपूर्वक, परंतु अपनी राजनीतिक रूप से जब विरोध नहीं कुछ करना, कुछ शब्द मिलते नहीं है विरोध के, हाजिरी तो लगानी पड़ती है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। कई लोग जब बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी बोल रही थी, उसी बीच में ट्वीट कर दिया, कहा जी कुछ मिला नहीं हरियाणा को। भाई अभी पूरा प्रस्तुत हो जाने दो। होड़ लगी हुई थी राहुल गांधी को कैसे खुश किया जाए। भाई उसको तो कोई भी खुश नहीं कर सकता। उसको कौन खुश करेगा? राहुल गांधी को कौन खुश करेगा? कोई खुश नहीं कर सकता। वो हमारे कुरुक्षेत्र में आया पीछे यात्रा लेकर के, और यात्रा लेकर के आया, कहा पांडवा ने कोई जीएसटी लगाया था का? आपके सामने है किस प्रकार की बातें करते हैं, किस प्रकार से गुमराह करने वाले बयान देते हैं कि हाजिरी लगानी है, बस हाजिरी के निमित्त ही उन्होंने कुछ न कुछ बोलना है। साथियों, केंद्र सरकार का यह बजट केवल एक ये वित्तीय दस्तावेज नहीं है, ये एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत की उस तस्वीर को पेश करता है जिसमें भारत आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और सामाजिक रूप से संवेदनशील ये बजट है, वो दिखाई देता है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट, इस बजट में विकास भी है, इस बजट में विश्वास भी है, और साथियों इस सिद्धांत पर आधारित यह बजट है कि हरियाणा जैसे अग्रणी राज्य के लिए इसमें अपार अवसर निहित हैं। साथियों, यह बजट उस भारत की सोच को दर्शाता है जहां विकास का मतलब केवल बड़े शहर नहीं है, बल्कि गांव, किसान, महिला, युवा और श्रमिक भी हैं। साथियों, जहां
अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लेकिन समाज का अंतिम व्यक्ति भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। ये बजट उस दिशा में ये महत्वपूर्ण बजट पेश किया है। साथियों, इस बजट में विकसित भारत के जो स्तंभ हैं, गरीब है, युवा है, महिला है, किसान है, को इसके केंद्र में रखा गया है, उनके ऊपर फोकस किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कहा भी है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में साथियों हमारी विकास नीति के ये मूल मंत्र भी है। हम सब इस बात को जानते हैं। साथियों, इस बजट का मूल उद्देश्य संदेह के स्थान पर एक्शन, दिखावे के स्थान पर सुधार और लोक लुभावना घोषणाओं के स्थान पर ये जनहित को प्राथमिकता। सरकार ने इस बजट में लगभग 7% की उच्च आर्थिक विकास दर को लक्ष्य बनाते हुए राजकोष की अनुशासन और सामाजिक न्याय दोनों के बीच संतुलन साधा है। देखिए, जब कांग्रेस बजट पेश करती थी, जब चुनाव आ जाता था, तो उसमें बहुत सारी रेवड़ियां दिखाई देती थी। परंतु मैंने कहा है, मोदी जी नॉन स्टॉप बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। 3 टर्म हो गए हैं। 3 टर्मों में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है। हर नागरिक देश का चर्चा कर रहा है, हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है। मैं बोलता हूं इस बात को, इसकी चर्चा कांग्रेस के घर के अंदर भी होती है। भी विकास के काम तो हो रहे हैं, परंतु बाहर हाजिरी लगानी है। बाहर तो कहना पड़ेगा ना। अगर बाहर घर से बाहर निकल कर कहेंगे, फिर भी महिलाएं बाहर भी, जो कांग्रेस के नेताओं के परिवार में महिलाएं हैं, वो भी इसकी प्रशंसा करती हैं, नहीं बजट अच्छा है। परंतु हाजिरी लगानी, इन लोगों ने हाजिरी इस प्रकार की लगाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी पिक्चर आती रहे, छपती रहे। साथियों, और इसी कारण से कहा गया है कि ये बजट दिखावे का नहीं, ये बजट सुधार का है। समझ में नहीं आया इनको पता नहीं लगा कि ये बजट कैसे आ रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, इस बजट से देश में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए संवेदनशील पूंजीगत व्यय को लगभग 12,20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। 12,20,000 करोड़ रुपए तक इसको बढ़ाया गया है। यह निवेश सड़कों, रेल, शहरी अवसंरचना, औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक को मजबूत करने वाला है। साथियों, इसका सीधा लाभ हरियाणा को मिलेगा। लगातार मैं यही बात सुन रहा था, कहा हरियाणा को तो कुछ नहीं मिला, कहा कुछ नहीं मिला हरियाणा को। मैं सारी बात बताने वाला हूं कि इनके समय में बजट का क्या हाल होता था, और जो बजट आता था किस प्रकार से खुर्द-बुर्द हो जाता था, गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंचता था, उसको राहत नहीं मिलती थी। वो देखता रहता था बजट में लोक लुभावने वादे आए हैं, परंतु आए तो हैं, परंतु मिले नहीं है। मायूस होकर के बैठ जाते थे लोग। मैंने कहा है कि बजट ये लोक लुभावना नहीं, ये सुधार का बजट है। ये समझ तो उनके भी आ रही है, परंतु
मजबूरियां। राहुल गांधी कहा बोलो, कुछ भी बोलो, झूठ बोलो कहा जाएगा। कोई किताब उठाया जाएगा लोकसभा के अंदर, किताब उठाएगा खड़ा हो जाएगा। किताब का किसी ने प्रिंट नहीं किया, किसी ने कुछ बोला नहीं, किताब उठाएगा खड़े हो गए। इस बात की अफवाहें फैलाने में तो माहिर हैं। साथियों, इसका लाभ सीधा हरियाणा को मिलेगा। हमारा राज्य दिल्ली एनसीआर, औद्योगिक गलियारों और राष्ट्रीय राजमार्गों का यह केंद्र है। हम सब देखते हैं आज हरियाणा में जो 4 लाइनिंग रोड, एक्सप्रेसवे एक जाल बिछा है। मोदी सड़कों के मामले में तो स्पाइडरमैन से भी आगे निकल गया, जानते हैं ना, है? सड़कों के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ने वाले इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ। और साथियों, इस निवेश से न केवल विकास कार्य तेज होंगे, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथियों, बजट में युवाओं के लिए क्या है, ये बात विपक्ष द्वारा कही गई कि युवाओं के लिए क्या है, ये बोला गया, दुष्प्रचार किया गया। मैं बताना चाहता हूं, इस पर उन्होंने खूब चर्चा की है, बोलते रहे, अब भी बोल रहे हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार हमारे युवाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी मानती है। युवा कौशल विकास व शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में 1,39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है युवाओं के लिए, जिसमें को युवा कौशल विकास शिक्षा इस क्षेत्र के अंदर 1,39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश के 1,50,000 से अधिक युवाओं को नई उम्र की स्किल का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसलिए केंद्रीय बजट में कौशल विकास, रोजगार और भविष्य की तकनीकों के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान वो किया गया है। साथियों, इसमें चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, एआई, चाहे रोबोटिक्स हो, और चाहे बायोटेक हो और साइबर सिक्योरिटी हो, ऐसी तकनीकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड इसमें रखा गया है। साथियों, इसका सीधा लाभ हमारे हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और रोहतक जैसे शिक्षण व तकनीकी केंद्रों को मिलेगा, सीधा लाभ मिलेगा। साथियों, जहां हमारे युवा विश्व स्तरीय अति आधुनिक कौशल सीखकर उच्च आय रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। साथियों, इसी बजट के अंदर हमारे युवाओं के लिए स्टार्टअप उद्यमिता के लिए भी 7,500 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया है। और साथियों, हरियाणा का स्टार्टअप्स इकोसिस्टम और मजबूत होगा। और साथियों, इससे प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और हमारा युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला वो बनेगा। इस बजट के अंदर ये मजबूती उनको मिलेगी। साथियों, आज हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में चौथे बड़े राज्यों में है। आप देख रहे हैं, लगातार हमने अपने बजट के अंदर भी स्टार्टअप से बातचीत की, उनसे हमने सुझाव भी लिए हैं। वर्तमान में हरियाणा में
9100 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न्स हैं और इसके लिए 250 से अधिक फॉर्च्यूनर 500 कंपनियां भी यहां पर हैं। साथियों, इसमें भी अधिक खुशी की बात यह है कि लगभग 50% स्टार्टअप्स महिलाएं चला रही हैं। हमने एक टारगेट रखा था कि हम महिलाओं की इसमें भागीदारी बढ़ाएंगे। मुझे खुशी है आज इस बात की कि आज 50% स्टार्टअप्स हमारी महिलाएं चला रही हैं। हमने अगले चरण में स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर इसको 60% तक करने का लक्ष्य भी रखा है। और साथियों, यही नहीं, हम नीति आयोग के साथ मिलकर वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का एक स्टेट चैप्टर भी स्थापित कर रहे हैं। साथियों, इसमें महिलाओं उद्यमियों को 700 से अधिक मेंटर्स, विशेष प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाजार तक पहुंच और इंक्यूबेशन सहयोग प्राप्त होगा। साथियों, हमने हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 उसको भी लागू किया है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हम स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स उसको भी स्थापित करवाने जा रहे हैं। साथियों, इसी तरह शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता को जोड़ने के लिए उच्च स्तरीय स्थायी समिति का गठन भी किया गया है। साथियों, डिजिटल और क्रिएटिव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में NVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी। साथियों, IT सेवाओं में के क्षेत्र में सुरक्षित मार्जिन सीमा को 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया गया है। साथियों, इसमें बड़ी संख्या में युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथियों, खेलों के क्षेत्र में खेलो इंडिया मिशन को एकीकृत प्रतिभा विकास मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथियों, इसमें वैज्ञानिक प्रशिक्षण, आधुनिक खेल अवसंरचना और तकनीकी का समावेश होगा। साथियों, हरियाणा की लगभग 65% आबादी हरियाणा की युवा है। साथियों, यह बजट इस युवा शक्ति को शिक्षा, कौशल, तकनीकी और रोजगार से जोड़ने का ये स्पष्ट रोड मैप देता है। जो साथियों ये बात दुष्प्रचार कर रहे कि युवाओं के लिए क्या है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि कितना बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने, युवाओं को कितना लाभ मिलेगा। हम चाहते हैं, हमारी सरकार की सोच है कि हमारा युवा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। उस दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी महिलाएं और गरीब वर्ग के लिए ये बजट सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का ये उनके लिए बजट है, गरीब और महिलाओं के लिए। साथियों, सरकार ने महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में लाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक स्तर पर उद्यमिता हट के रूप में विकसित करने की योजना वो बनाई है। साथियों, इसमें चाहे महिला रोजगार की बात हो, सब रोजगार की बात हो और उद्यमिता के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। 8,000 करोड़ रुपए का।
जिसमें सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, पोषण और आय सहायता योजनाओं के लिए 40,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट इसमें रखा गया है। साथियों, कृषि, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और ग्रामीण उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए वित्तीय और संस्थागत समर्थन उनको दिया जा रहा है, उसका प्रावधान किया जा रहा है। साथियों, हरियाणा में स्वयं सहायता समूह व महिला उद्यमियों को सीधा लाभ इसका मिलेगा। साथियों, प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा के स्टेम संस्थाओं में महिला छात्रावासों की स्थापना का प्रावधान किया गया है कि हर जिला के अंदर एक महिलाओं के छात्रों के लिए एक छात्रावास बनाए जाएंगे। यह प्रयास दर्शाता है साथियों कि हमारी सरकार बेटियों की शिक्षा व सुरक्षा का भी सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। वो इस बजट के अंदर झलकता है। साथियों, अब मैं स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी यह बजट हरियाणा के लिए एक बड़ा अवसर ये बजट लेकर के आया है। साथियों, क्योंकि इन्होंने पूरा इसको गंभीरता से तो पढ़ा नहीं है, मैंने कहा भी है। जब इन्होंने एकदम ट्वीट किया था तो मेरी प्रतिक्रिया आई थी, मैंने तुरंत कहा था, मैं भी पढ़ तो लेना चाहिए था, ऐसे नहीं मुझे ट्वीट करना चाहिए। इसके अंदर मैं आपकी छवि जितनी बची हुई है वो भी खराब हो जाएगी अगर मान लिया गलत ट्वीट करेंगे। जितनी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है वो भी साफ हो जाएगी। इस स्वास्थ्य के बजट में बायोफार्मा की बात हो, ये बायोफार्मा शक्ति पहल के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए 20,000 करोड़ रुपए, मेडिकल टूरिज्म के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। साथियों, इसमें हमारे गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक, करनाल जैसे क्षेत्रों में फार्मा क्लस्टर, मेडिकल कॉलेज और आधुनिक अस्पतालों को नई गति मिलेगी। साथियों, इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी बल्कि डॉक्टरों, नर्सों और तकनीशियनों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे। ये खाली मान ले कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो उसमें रोजगार के साधन भी खड़े होते हैं। साथियों, इसके साथ ही स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में 1,50,000 बहुकौशल केयर गिवर्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं होंगी। इनमें मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि इससे भी हमारे गुरुग्राम, रोहतक, करनाल और हिसार जैसे शहरों में स्वास्थ्य व केयर सेंटर्स में इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।